आज हम गौदान से मुताल्लिक़ कुछ अहम निकात और इसका मुख्तसर खुलासा लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय वालिद ने रखा था और नवाब राय चचा ने रखा था। कलमी नाम प्रेमचंद, जिसे दया नारायण निगम ने रखा था। पहले कलमी नाम इनका नवाब राय ही से ही ये किताबें लिखते थे। दया नारायण निगम ने इनका नाम प्रेमचंद दिया था कलमी नाम। 31 जुलाई 1880 में बनारस के लम्ही गांव में पैदा हुए। 8 अक्टूबर 1936 को बनारस में ही इंतकाल हुआ। वालिद का नाम मुंशी अजायब लाल और वालदा का नाम आनंदी देवी था। बड़े घर की बेटी पहली कहानी है जो इन्होंने प्रेमचंद के नाम से पहली बार रिसाला ज़माना में 1910 दिसंबर के शुमारा में शाये हुई। तो पहली इनकी जो कहानी प्रेमचंद के नाम से शाये वो कौन सी है? बड़े घर की बेटी। प्रेमचंद ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ एक नॉवलेट एक मामू का रोमान लिखकर 1901 में किया। एक मामू का रोमान। 8 अक्टूबर 1903 से प्रेमचंद का पहला नावल असरार मआबिद बनारस के हफ्तावार आवाज़ खल्क में किस्तवार शाये होना शुरू हुआ। यह इनका पहला नावल था, असरार मआबिद, जो कि एक नामुकम्मल नावल था। 1901 में तहरीक अदम ताउन के सिलसिले में मुलाजमत से इस्तीफ़ा इन्होंने दे दिया था। फैज़ अहमद फैज़ ने भी तहरीक अदम ताउन के सिलसिले में ही अपनी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दिया था। 1922 में शिव प्रसाद गुप्ता जी ने प्रेमचंद को महानामा मर्यादा का एडिटर मुकर्रर किया था। मर्यादा का 1923 में प्रेमचंद ने फ़िराक की शिरकत में बनारस में सरस्वती प्रेस कायम किया था। प्रेमचंद ने हफ्तावार अखबार जागरण 1931 से जारी किया था बनारस से। 1936 में प्रेमचंद ने अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के पहले जलसे की लखनऊ में सदारत की थी। प्रेमचंद का पहला जो मुकम्मल नावल है वो इनका हम खुरमा वो हम ख्वाब है, जो कि 1905 में शाये हुआ। पहला जो असरार मआबिद जो कि मुकम्मल नहीं था 1903 में, और जो कि किस्तवार शाये होता था रिसाला ज़माना में, रिसाला लिख कर शाये होता था इनका आवाज़ खल्क में। अदब की बहुत सी तारीफ़ें की गईं, मेरे ख़्याल में इसकी बेहतरीन तारीफ़ तनक़ीद हयात है। प्रेमचंद का ये कौल है कि अदब की बहुत सी तारीफ़ें की गईं, लेकिन मेरे ख़्याल में इसकी बेहतरीन तारीफ़ तनक़ीद हयात है। तो इस तरह से एक सवाल आ भी चुका है कि अदब को तनक़ीद हयात किसने कहा है? तो प्रेमचंद का ये कौल है। यह भी कौल है कि तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का उन्वान मेरे ख़्याल में नाक़िस है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने प्रेमचंद को चलता फिरता गाँव कहा है। प्रेमचंद ने मेहनत कश को अफसाने का हीरो बनाया है। एहतशाम हुसैन का यह कौल। शराफत प्रेमचंद के कलम की जान और रूह इंसानियत की बेदारी उनके अफसानों का उन्वान है। अब्दुल माजिद दरियाबादी का यह कौल कि शराफत प्रेमचंद के कलम की जान और रूह इंसानियत की बेदारी उनके अफसानों का उन्वान है। अगर कोई प्रेमचंद के हिंदुस्तान का मुताला करना चाहता है तो उसको गौदान का मुताला करना चाहिए। सलाम संदेलवी का यह कौल। गौदान प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल नावल है जो उन्होंने 1932 में लिखना शुरू किया और 1935 में मुकम्मल किया और 1936 में ये सरस्वती प्रेस बनारस से पहली मरतबा हिंदी में शाये हुआ। और उर्दू में प्रेमचंद के इंतकाल के बाद 1937 में मकतबा जामिया दिल्ली से शाये हुआ। प्रेमचंद गौदान लिखते वक्त मुंबई में मुकीम थे। गौदान जो है 36 सफ़हात पर एक ज़ख़ीम नावल जो कि 596 सफ़हात पर मुश्तमिल है। गौदान प्रेमचंद का आखिरी नावल ही नहीं, उनके उफ़ुक़ की भी आखिरी मंजिल है। सलाम संदेलवी का ये कौल है। प्रेमचंद शेक्सपियर की तरह फ़ितरत इंसानी के कामयाब नब्बाज हैं। ये डॉक्टर सैयद अब्दुल बारी का ये कौल कि प्रेमचंद शेक्सपियर की तरह फ़ितरत इंसानी के कामयाब नब्बाज हैं। प्रेमचंद ने बड़ी सच्ची और बेरहम हकीकत निगारी से काम लिया और नावल को होरी की मौत पर इस तरह ख़त्म किया कि सन्नाटा छा जाता है। यानी सरदार जाफ़री का ये कौल है। अब इसके किरदार हम देख लेते हैं। इसका मरकज़ी किरदार जो इस नावल का हीरो है होरी है, और धनिया जो है होरी की बीवी है, गोबर होरी का बेटा, रूपा और सोना ये होरी की बेटियां हैं। झनिया जो कि भोला अहीर की बेटी और गोबर की बीवी है, शोभा होरी का भाई, चुन्नू गोबर का बेटा, राम सेवक जिसे होरी अपनी बेटी रूपा को 200 रुपये में बेच देता है, हीरा होरी का भाई है जो होरी की गाय को जहर देता है, पनिया हीरा की बीवी है, राय अग्रपाल एक ज़मींदार है, माता दैन पंडित है जिसका नाजायज़ ताल्लुक़ सलिया चमारन से है,
रुद्रपाल राय अग्रपाल राय का लड़का है जो मालती की बहन सरोज को चाहता है। दाता दयन माता दयन का बाप है। मिस्टर मेहता फ़लसफ़े का प्रोफेसर है। मिस मालती एक लेडी डॉक्टर हैं। मिस्टर खन्ना बैंक मैनेजर हैं। श्याम बिहारी वकील हैं। मिस्टर ओंकार नाथ बिजली अखबार के एडिटर हैं। मिर्ज़ा खुर्शीद मजदूर यूनियन का सदर है। इसके अलावा और भी कुछ किरदार हैं जैसे कि गोबिंदी, झंगरी सिंह, मंगरूशा, अनोखे राम, भवानी, कामता, इलाहद्दीन जो कि किक्का वाला है, लाला पंशुरी, दिलावरी सेठानी। ये इनके कुछ किरदार थे। इनके कुछ और भी हम नावल देख लेते हैं। बहुत से नावलों के नाम आपको याद होंगे। कुछ ऐसे नावल जो कि नाम अक्सर आपने नहीं सुना हो, तो हो सकता है ऐसे नावलों का मैंने नाम दे दिया है कुछ नावलों का। जैसे कृष्णा है, रूठी रानी, जलवाई इसार, गोशाए आफियत, पर्दा मजाज, निर्मला, इनके कुछ नावल हैं। मंगलसूत्र प्रेमचंद का आखिरी नामुकम्मल नावल है जिसे 1936 में लिखना शुरू किया था, लेकिन इंतकाल के बायस ये मुकम्मल ना हो सका। तो आखिरी मुकम्मल नावल इनका गौदान है जो हमारे निसाब में शामिल है। लेकिन उसके बाद इन्होंने मंगलसूत्र लिखना शुरू किया था, लेकिन जो मुकम्मल ना हो सका। होरी जो इसमें किरदार है गौदान में, वो उसका गांव बिलारी है, और जो अग्रपाल सिंह ज़मींदार है उसका गांव समरी है। तो ये गौदान से मुताल्लिक़ कुछ अहम निकात मैंने आपके सामने रखे। इसका मुख्तसर खुलासा भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस नावल का हीरो जो है वो एक बिलारी गांव का एक गरीब किसान होरी है, जिसका एक छोटा सा परिवार है जिसमें उसकी बीवी धनिया, बेटा गोबर और दो बेटी हैं सोना और रूपा। और इनके पास मुश्किल से 3-4 बीघा ज़मीन है जिसके ऊपर इनके परिवार का गुजारा होता है। और बड़ी जी तोड़ मेहनत करने के बाद मुश्किल से 2 वक्त की ये रोटी जुटा पाते हैं। खैर, होरी जो है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है और बहुत ज़्यादा ये मकरूज़ है, और इसकी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि इसके घर के बाहर एक गाय बंधी हुई हो। इसकी ये ख्वाहिश होती है, इसका ये ख्वाब होता है, सबसे बड़ी इसकी ज़िंदगी की आरज़ू होती है। इसके लिए वो अपने एक साथी, यानी उसका एक साथी है भोला अहीर, उसको दूसरी शादी की लालच देता है, उससे एक गाय हासिल कर लेता है, उसकी आरज़ू पूरी हो जाती है। लेकिन होरी का एक भाई है हीरा, जब ये होरी के घर के बाहर गाय को बंधी हुई देखता है तो उससे हसद करना शुरू कर देता है, और एक दिन मौके का फ़ायदा उठाता है और गाय को जहर दे देता है और होरी की गाय मर जाती है। इसी दौरान जो होरी है उसका बेटा जो गोबर है, और भोला अहीर जिससे होरी गाय लेकर आया था, उसकी बेटी है झनिया, दोनों में मोहब्बत हो जाती है। दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, और शादी करने के बाद जो गोबर है उससे अपने घर ले आता है। लेकिन बाप के डर से झनिया को वो घर पे छोड़ देता है और ख़ुद शहर भाग जाता है। अब जब झनिया को घर में रखता है तो रखने की वजह से होरी के जो कुंबे वाले हैं, उसके मज़हब बिरादरी वाले हैं, उसको मुजरिम करार देते हैं और उसके फसल पर कब्ज़ा कर लेते हैं। और यही नहीं, यहाँ पे होरी की परेशानियाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि जो भोला अहीर है कि उसकी बेटी को जो है उसके लड़का लेके भाग गया है, तो वो भी इसको अपनी बेइज्जती समझता है, और गाय के बदले में जो होरी के घर के बाहर जो बैल बंधी होती है उसको खोल के वो लेके चला जाता है। अब होरी के लिए जो है अपने घर वालों के लिए रोटी जुटाना, उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर उसके बाद जो है कि गोबर जो है शहर से कुछ पैसा कमा कर लाता है, तो कुछ राहत होती है, कुछ इंतज़ाम हो जाता है। लेकिन अब गोबर जब शहर से आया है तो वो पहले वाला किसान नहीं था जो कि बिल्कुल सीधा साधा था। अब वो एक होशियार मज़दूर बन चुका है, और वो अपने बाप की और दूसरे जो किसान हैं उनकी हालत को देखकर बहुत ही दुख उसको होता है, और बहुत ज़्यादा वो गुस्सा भी होता है। वो चाहता है कि ये जो गाँव के किसान हैं ये अपने हक़ के लिए लड़ें, अपने लोगों के जो उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। लेकिन होरी है और जो दूसरे गांव के किसान हैं वो डरे हुए हैं, चुप रहते हैं, बेहिस बने हुए हैं। तो गोबर जो है बिल्कुल परेशान हो जाता है और अपने बीवी और बच्चे को लेकर वो शहर चला जाता है। अब यहाँ होरी की 2 बेटियाँ जिनके बारे में बताया मैंने कि रूपा और सोना बड़ी बेटी है। अब ये दोनों भी बड़ी हो रही हैं। अब होरी इनके शादी की फ़िक्र करने लगता है। तो खैर घर इनका चल नहीं पा रहा है, शादी कैसे करेगा। तो खैर इसके जो खेत है उसमें गन्ने की फसल है। अब ये इसकी आस में बैठा रहता है कि ये फसल तैयार हो जाए तो वो उसको बेचकर सोना की शादी कर देगा। लेकिन जो ज़मींदार हैं वो लगान वसूली के लिए उसे नीलाम करवा देते हैं। अब फिर भी जो है होरी जो है कहीं से कर्ज़ वर्ज़ लेकर सोना की शादी कर देता है। लेकिन अब वो पूरी तरह से मकरूज़ हो जाता है, सर से पैर तक कर्ज़ में डूब जाता है। और होरी को अब सिर्फ मज़दूरी से घर वालों का पेट पालना
बहुत मुश्किल हो जाता है। और खेती करने के लिए उसके पास बैल भी नहीं होता, क्योंकि वो भोला अहीर उठा कर लेकर चला जाता है। और उसके पुरखों की जो ज़मीन है, वो उसको जो ज़मींदार हैं वो उसको हथियाने की अब कोशिश करने लगते हैं। और जो जो ये ज़मीन है वो होरी के लिए अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ होती है, क्योंकि वो उसके पुरखों की निशानी होती है। तो ये जब देखता है कि उसकी पुरखों की निशानी जो ज़मीन है वो उसके हाथों से छूट रही है, तो वो अपनी बेटी रूपा को एक बूढ़े राम सेवक के हाथों 200 रुपये में बेच देता है। लेकिन होरी की परेशानियां यहाँ भी ख़त्म नहीं होती। वो कर्ज़ तो अदा कर देता है, लेकिन उसकी जो ख्वाहिश होती है, उसका जो अरमान होता है गाय पालने का, वो अभी भी बाकी रहता है, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करना शुरू कर देता है। चिलचिलाती धूप, तपती हुई ज़मीन पर वो मुसलसल काम करता रहता है। और काम करते करते एक वक्त ऐसा आता है कि काम करते ही करते उसके जिस्म से उसकी जो रूह जो है निकल जाती है, वह इस दुनिया फ़ानी को अलविदा कह देता है। अब जब वो मर जाता है तो होरी के आखिरी रसूमात को अदा करने के लिए पंडित जो है होरी की बीवी धनिया से गाय को दान करने के लिए कहती है, यानी गौदान के लिए। इसी नाम पे इस नावल का नाम गौदान है। गौदान करने के लिए कहती है। तो पंडित जब गौदान करने के लिए कहता है तो मुंशी प्रेमचंद ने इन अल्फाज में इस नावल का इख्तिताम किया है कि धनिया मशीन की तरह उठी, आज जो सुतली बेची थी उसके 20 आने पैसे लाई और होरी के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़े हुए दाता दैन से बोली कि महाराज, न घर में गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गौदान है। और वो गश खाकर गिर पड़ी। होरी की मौत से कारी के जहन में सन्नाटा छा जाता है। नावल में प्रेमचंद ने बेरहम हकीकत निगारी से पूरे हिंदुस्तान के किसान का दर्द उजागर कर दिया। तो ये इसका नावल गौदान का मुख्तसर खुलासा मैंने आपके सामने रखा, और इसके कुछ अहम निकात मैंने आपके सामने रखे हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी हम अगले नावल से मुताल्लिक़ भी कुछ अहम निकात आपके सामने रखेंगे।